हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में। बच्चों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी लोग मुझे जानते हैं एज अ साइंस मेंटोर। बच्चों, जैसा कि हमने एक चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेस, उसका हमने 5.1 वाला टॉपिक शुरू कर लिया था वाटर लाइफ प्रोसेस। उसके बाद में हमने दूसरी वीडियो डाली थी उस 5.2 न्यूट्रिशन पे। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो कि इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो है एमसीईआरटी जो पढ़ेंगे उसे अच्छे से पढ़िएगा, ताकि यहीं से पढ़कर सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएं और आपको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज जो हम लोगों ने शुरू करी थी साथ में क्लास 10th बच्चों, क्लास 10th हाई स्कूल बच्चों के लिए है, जो भी अपना 2027 का एग्जाम देने वाले हैं अगले साल। ठीक है, और ये हैं बच्चों आपके शिवम शर्मा सर, यानी कि हम। तो आज आपको पढ़ाएंगे सारे तरीके से। बच्चों, आज जो हम मेनली इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रेस्पिरेशन। बच्चों, मैं चाहूँ तो वन शॉट में, यानी कि एक वीडियो में 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक और जेन्युइन सिलेबस देना है, ताकि आप उस लेक्चर को देखो और आपके दिमाग में सारी चीजें मतलब आ जाए समझ में। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 1 घंटे देख लिया फिर आप दूसरी जगह यूट्यूब पे 10 घंटे की वीडियो देखने चले गए। अगर आपने यहाँ देख लिया है तो यहाँ के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको इस तरीके से नॉर्मल मतलब 20 लेवल से आपको हम समझाएंगे कि आपको समझ में आना ही है। ठीक है बच्चों, तो ये है रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, अपनी एनसीईआरटी नई वाली खुल कर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी अपने पास अपनी नई वाली एनसीईआरटी जो है उसे आप रख लीजिए, ताकि जैसे हमने पिछली बार सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी थी, सारी हाईलाइट करी थी चीजें लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो वो हम सारी चीजें यहाँ पर करते चलेंगे। वीडियो आई नो थोड़ी सी मेरी लंबी रहती है, क्योंकि मैं हर चीजों को उड़ाने के उसमें नहीं रहता, मुझे समझाना है आप लोगों को, ताकि एनसीईआरटी जैसे मुझे आती है समझ में, वैसे ही एनसीईआरटी आपके दिमाग में बस जाए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको परेशानी ना हो। बाकी उड़ाने को तो इस चैप्टर को मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ, 1 घंटे में खत्म कर दूं, 1.5 घंटे में, जितना आप बोलो पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। बट नहीं, वो आपके लिए बेकार रहेगा, और वो मैं चाहता नहीं कि आप अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसमें कोई दिक्कत आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के रेस्पिरेशन। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है, जो एक्टिविटी मैंने जैसा बताया आप लोगों को स्कूल में कराई जाती है, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक्टिविटीज है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? प्रैक्टिकल के टाइम पे पड़ती है, क्योंकि 100 अगर आपको 100/100 आपने सोचा है तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इन द लास्ट सेक्शन। And the food material taken during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes। बच्चों, हमने पिछले वाले टॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग फूड लेते हैं और उससे एनर्जी वगैरह कैसे प्रोवाइड होती है और लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। बच्चों, ये बहुत तरीके से, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मदद से भी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो आप जो है हाईलाइट ही कर लीजिए। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, ऐसे ही तोड़ते हैं। ठीक है, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट। बच्चों, चाहे ऑक्सीजन की मदद से हम लोग तोड़े और चाहे बिना ऑक्सीजन की मदद से कोई ऑर्गेनिज्म तोड़े, दोनों में जो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज कितना C6H12 हो सकता है, यानी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा टूट के, वो पायरुवेट ही बनेगा, और पायरुवेट होता है C3 यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। एक्चुअली मैं बार बार अपने माइक पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, मेरा पूरा लेक्चर बिना माइक ऑफ मैंने पढ़ा दिया, तो बाद में मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और उसको टूट के पायरुवेट बनना है हर केस में, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये बच्चों कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए ये ग्लूकोज है, ये अपना ग्लूकोज है, और ये टूट के बनेगा
पायरुवेट, ठीक है। ये अपना 3 कार्बन कंपाउंड है, ये अपना 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे ना हो, पहला जो है वो यही बनेगा, ठीक है बच्चों। पहला जो बनेगा वो पायरुवेट ही बनेगा। और ये पूरी जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा इससे। साइटोप्लाज्म में ये वाली रिएक्शन होती है बच्चों। ये रिएक्शन यहाँ पे ऐसे आपको ना समझ में आए तो सिंपल आप इतना, ग्लूकोज पायरुवेट बनता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन हो या ना हो तब भी, ठीक है। तभी आप इस चीज को यहाँ पे मार्क कर लो। फर्दर द पायरुवेट में भी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में क्या होता है? पायरुवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। अब बच्चों ये जो पायरुवेट है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, ये पायरुवेट है जो ये टूट के क्या बनेगा? ये टूट के या तो बनेगा CO2, ठीक, और या तो बनेगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इथेनॉल, ठीक, इथेनॉल बनेगा। 2 प्रोडक्ट इसको बनेंगे। भाई पायरुवेट बना है, पायरुवेट भी तो टूटेगा, ऐसा थोड़ी ना फाइनल कंपाउंड है पायरुवेट, वो टूट के बनता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है और इथेनॉल कब बनता है, तो वो चीज आप ज्यादा सोचो मत, अभी इसमें सारी चीजें आने वाली हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बच्चों फर्मेंटेशन जब होता है ईस्ट में, तभी प्रोसेस होता है, सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत क्वेश्चन आता है एरोबिक और एनारोबिक में, तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आया है एनारोबिक, ठीक है। तो एनारोबिक का मतलब सबसे सिंपल आप समझ लो, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक। और जो एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो जहां पर एन लग जाए वहां पर ऑक्सीजन खत्म, कोई ऑक्सीजन का वहां पर रोल नहीं है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, आप ये चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, यानी ये जो पायरुवेट है इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बच्चों पायरुवेट 2 तरीके से टूटता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। The process break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide। बच्चों जो अब आप समझे इस चीज को, पायरुवेट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो वो टूट के बनता है इथेनॉल, ठीक। समझ गए आप सारी चीजों को? अब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, पायरुवेट, ठीक है। ये 2 कंपाउंड देगा, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर इथेनॉल है। यहाँ पर O2 की प्रेजेंस होती है, यहाँ पर O2 की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक, यहाँ पर होती, ठीक है। सिंपल है। आप ऐसे ही साइड में जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप साइड में स्पेस जो है एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही बनाते चलो, आपको आसानी होगी बाद में, ठीक। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं, यहाँ पर आपको वाटर भी मिलेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सिंस द प्रोसेस टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड एरोबिक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। यहाँ पर एरोबिक का यूज हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आपको डिफरेंस जब पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, तब आपको ये वाला डिफरेंस वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। क्या डिफरेंस देना पड़ेगा वो भी आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे क्या डिफरेंस देना पड़ेगा? एरोबिक में ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक में नहीं होती है, ठीक है। इस चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और दूसरा क्या होता है, एरोबिक जो होता है रेस्पिरेशन, उसमें एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है एनारोबिक के मुकाबले, ठीक है। अब कितनी एनर्जी होती है वो भी इसमें आएगा अभी। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। बच्चों अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकिंग प्लेस। बच्चों 2 तरीके से हमने पढ़ लिया, एक तो एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं, एक एरोबिक जो की ऑक्सीजन है, लेकिन एक तीसरा प्रोसेस भी है बच्चों, वो मसल्स में। जैसे सपोज ये मसल्स हैं अपने लोगों की मसल्स में, तो इसमें क्या रहता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों जैसे सपोज करिए कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा जिम वाले जो होते हैं लड़के, उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, लड़कियां क्रैम्प्स आते हैं, आपने सुना होगा क्रैम्प्स इतना भारी होता है कि इतना हैवी दर्द होता है उसमें, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बॉडी में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक।
वो क्रैम्प्स आ जाते हैं और उनका जो पायरुवेट है वो टूट के बनता है लैक्टिक एसिड, ये बनता है इसमें लैक्टिक एसिड। ठीक, मसल्स में जो रहता है मसल्स में वो बनता है लैक्टिक एसिड, और जो भी लैक्टिक एसिड भी जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी हम लोगों ने 2 पढ़ा है, बट अभी जो है यहाँ पर एक आप और भी नोट कर लो, ये बनेगा जाके लैक्टिक एसिड। ये 3 कार्बन है और मसल्स में होता है। ठीक, ऐसे ही नोट कर लो आप लोग। ठीक, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। बच्चों सपोज करिए हम नॉर्मली स्टेट में खड़े हैं और अचानक से हमने कोई एक्टिविटी कर दी, ठीक है, तो क्या होता है अचानक से एक्टिविटी होने की वजह से उसको चाहिए ऑक्सीजन होने के लिए, ऑक्सीजन एकदम से नहीं मिली तो क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाता है मसल्स में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे तुरंत से तुरंत पायरुवेट टूट के लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तभी ज्यादा दर्द होता है। अब जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई थी ये सारी चीजें, और यहाँ पर ऊपर ये सब लिखा हुआ था, तो अब इस चीज को अगर आप सिंपल वे में यहाँ पे सब दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, सिंपल वे में आप एक बार दोबारा रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, साइटोप्लाज्म, बच्चों पायरुवेट कहाँ बनता है, मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, ये अपना पायरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये अपना टूट के बन गया पायरुवेट। ठीक, अब पायरुवेट यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये देख रहे हैं पायरुवेट 3 तरीके से टूटा है, वही यहाँ पर दिया गया सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया अभी। पायरुवेट टूटता है पहला ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बनेगा अपना इथेनॉल। ठीक है, ये ईस्ट में होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, अभी मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे ये बन गया अपना इथेनॉल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, एनर्जी भी बनेगी। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इन अवर मसल्स, मतलब अभी बच्चों मसल्स वाला मैंने जो बताया, लैक्टिक एसिड बना प्लस एनर्जी रिलीज, लैक्टिक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी होती है, मतलब। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हो, इससे ज्यादा इंसान बेस लेवल से क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। बच्चों ये रिएक्शन हुई, रेस्पिरेशन हुआ, तो इसमें एनर्जी जो बनती है उसको तुरंत इमीडिएटली हम लोग एक उससे फॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज यूज्ड टू एज अ फ्यूल। बच्चों जैसे पेट्रोल हम लोग गाड़ी में भरवाते हैं तो हम लोग गाड़ी में क्या पड़ता है, पेट्रोल, उसका एक नाम है ना, वैसे ही जो हमको एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसके प्रॉपर नाम है उस चीज का हमने दिया, एटीपी। एटीपी टूटता है तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है बॉडी में। ठीक, इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अब बच्चों यहाँ पर इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एटीपी इज यूज्ड एज अ फ्यूल। All other activities in the cells in these process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can derive the endothermic reactions taking place in the cell। बच्चों एक सेल है, उसके अंदर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे भी आपको जो केमिस्ट्री में है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक वो होता है एक्सो, एक्सो मतलब निकल रही है कोई चीज, मतलब जो है होती है हीट जो है निकल रही है, और एंडोथर्मिक इंडो यानी अंदर। ठीक है, उसको हीट चाहिए अंदर, वो हीट कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एटीपी टूटता है। अब एटीपी जैसे हम लोगों ने सुना है हमारी गाड़ी में कितना माइलेज, ये गाड़ी 14 का एवरेज देती है या 15 का एवरेज देती है, तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर ये गाड़ी जाएगी। वैसा ही एटीपी का होता है, एटीपी टूटेगी तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देगा सेल को। ठीक है, सिंपल है। तो उसके बाद में अपना एटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट इसको है, आप इसको बिल्कुल से हल्के में मत लीजिएगा, एटीपी भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एटीपी इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। एटीपी इज एनर्जी करेंसी। ठीक है, सबसे पहले तो यही रहना इंपॉर्टेंट हो जाती है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी। ठीक है बच्चों, ये वाला लेकर देखते हैं, नहीं यही रखते हैं। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर process. The energy released during the process of respiration is used to make ATP from the ATP and inorganic process। बच्चों एटीपी अगर बन रहा है, एनर्जी जो रिलीज हुई है रेस्पिरेशन से, एटीपी कैसे बनेगा, एक एडीपी और एक फॉस्फेट के थ्रू। बच्चों ये एडीपी है, ये फॉस्फेट है, अपना बन गया एटीपी। ठीक है, सिंपल है,
एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ दिया तो बन गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल्स यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। जैसे मैंने बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है सेल के अंदर, उसमें चाहिए हीट रिएक्शन को होने के लिए, और वो हीट मिलती है एटीपी को टूटने से मिलती है। When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken down, the energy equivalent to result, मतलब अब ये भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब भी आपके मन में आया होगा कि एटीपी टूटती है तो कितनी एनर्जी मिलती है, कुछ इसका मैंने बोला ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कितनी एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड, मतलब एक एटीपी टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सोचने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो वो सोचने वाला काम अपना खत्म। एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। मतलब बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होता है, हर चीज में हमको एटीपी चाहिए। मैंने क्या बताया, बॉडी में कुछ भी हो रहा है उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को तो टूटना लाजमी है, तो वो टूटेगा ही, ठीक। Just the aerobic respiration pathway depends on oxygen। बच्चों एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड होता है, जैसे मैंने बताया आपको। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो है कि एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, उनको ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो प्रॉपर हो, ठीक। We have seen the plant section gases through stomata and the large intercellular spaces or cells in contact with the air, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन हियर, ठीक। डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें स्पेस रहता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन तो है अंदर बाहर करती हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक। The direction of diffusion depends upon the environment condition and the requirement of the plant। बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, सपोज करिए एक लेयर है, ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है, तो क्या जरूरी बाहर से ही अंदर आए? अगर कोई गेट खुला है तो इंसान बाहर से अंदर क्यों आएगा, अंदर से भी तो बाहर जा सकता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये चीज डिपेंड करेगी, जैसे सपोज करिए कमरे में 10 लोग हैं, कमरा बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसान बाहर जाएगा, क्यों, कमरा खाली करने के लिए, ठीक। कमरा खाली होगा तो बाहर से अंदर आएगा, क्यों, कमरा भरने के लिए। इस हिसाब से होती है चीजें, तो वो डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। एट नाइट when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is a major exchange activity going on। बच्चों यहाँ पर आप एक चीज ये नोट कर लेना, एट नाइट जो फोटोसिंथेसिस, बच्चों फोटोसिंथेसिस कब होती है, हम लोगों ने कब पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस जो है वो हम लोगों ने कब पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस होती है उसके सनलाइट के प्रेजेंस में। अब सनलाइट रात में तो होगी नहीं, क्योंकि सूरज तो दिन में निकलता है, तो सनलाइट रात में होगी ना, तो रात में जब होगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट जब नहीं है रात में फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। अब जब नहीं हुआ तो रात में क्या हुआ, रात में अपना जो है CO2 एलिमिनेशन, ये जो है CO2, बच्चों यहाँ पर कुछ तो है इस बोर्ड में। CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। मतलब रात में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब मैंने क्या बताया था, प्लांट मेनली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, बट रात में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी आपके नई चीजें होंगी, तो बट ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपने ठान लिया है आपको टॉपर बनना है, अपकमिंग टॉपर साइंस है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बट हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एकदम हल्के, एकदम इजी, एकदम बेसिक वे में आपको पढ़ा दूं, ठीक। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए चाहिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड अपना फोटोसिंथेसिस में लग गया, उसके बाद में ऑक्सीजन निकला, अपना ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है। दोनों चीजें पढ़ ली हमने। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बच्चों एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने के लिए एनिमल्स के पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, वैरायटी वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, पेड़ के पास नाक नहीं होती, तो वो उससे ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग अपना ऑर्गन है, अपना अपना एक मैकेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एनिमल दैट लिव इन। अब इसे आपके दिमाग में ये चीज यहाँ पे बता रहा है, मैंने अभी क्या बताया, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। अब जो इंसान पानी में रह रहा है वो कहाँ से सांस लेगा, पानी से, हम लोग हवा में है तो सांस ले रहे हैं। अभी जो जैसे ये हो गए, जो पानी वाले फिश हो गए, ये सारी चीजें, ये सब शार्क फिश, ये सब
कहाँ से सांस लेगी, तो इनका अलग प्रोसेस होता है, हर चीज का अलग एक होता है। एक्टिविटी दी है, फिश है एक्वेरियम में, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो एक्टिविटी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे एक्टिविटी की जरूरत है तो मुझे कमेंट में बता देना, ये सारी एक्टिविटी आपको समझाते हुए इनकी प्रॉपर अलग वीडियो दे दूंगा। एक चीज में मुझे मिक्सअप नहीं करना, क्वेश्चन भी उसी में, थ्योरी भी उसी में, एक्टिविटी भी उसमें ना, अलग अलग आपको जैसे। और पहली चीज, मेरा ये मानना है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 4 घंटे का वन शॉट दे सकता हूँ आपको, लेकिन नहीं, टॉपिक वाइज। जैसे सपोज करिए किसी बच्चे को रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसने सिंपल डाला 5.3 रेस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10th बाई अपकमिंग टॉपर साइंस, तुरंत वीडियो आ गई, आपने देख लिया। आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, अभी जो अगला टॉपिक है आप ट्रांसपोर्टेशन देख लो, न्यूट्रिशन देख लो, इस हिसाब से आप करो ना, आप एक एक टॉपिक वाइज आप पढ़ते चले जाओ। ठीक, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, अब इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, बच्चों हवा में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है पानी के मुकाबले, पानी में तो कम होता है ऑक्सीजन, आप सभी को पता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बच्चों जो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्टर होगी, क्यों, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। हम लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है तो हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं, उनका बहुत तेज करना पड़ता है, क्यों, ऑक्सीजन की जो नीड है वो पूरी करने के लिए। ठीक, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ठीक, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, फोर्स इट टू पास थ्रू द टेल गिल्स वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन टेकन अप बाय द ब्लड, बच्चों फिश क्या करती है, फिश को जो है पानी पीती है, उसको गिल्स से पहुंचाती है, गिल्स से जो है ऑक्सीजन निकल के ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बता, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग हवा में सांस लेते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से, तो वो रेस्पिरेशन के काम आती है। दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। All these organs have to the structure that increases surface area which is in the contact with the oxygen rich atmosphere. ठीक है, since the exchange of oxygen and the carbon dioxide has to take place across their surface, बच्चों यहाँ पे बात करी गई है जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस देयर सरफेस, मतलब एक सरफेस होती है ना एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, जैसा हमने पहले बात करी थी, कोई सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तो ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये सारी चीजें उस डिफ्यूजन के थ्रू उससे होगा, उस लेयर, उस सरफेस से होगा। ठीक है, since the exchange of oxygen and carbon takes place across the surface, the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so there have to passes that will take care in this area. बच्चों सरफेस जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करती है ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट अगर लेयर है, सरफेस है, तो इसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, इसीलिए इसको बॉडी के अंदर होना होता है। So there have to be the passages that will take air into this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the where oxygen is absorbed. In human beings, बच्चों अब हम इंसानों की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को इंसानों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, air is taken into to the body through nostrils. बच्चों ये है nostrils, हम लोग इसको हिंदी में नाक बोलते हैं, बट इंग्लिश में nostrils। ठीक है, ये बायोलॉजी का टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, nostrils। ठीक है, सोचो एक आम इंसान वो क्या बोलता है, नाक, नोच, हम लोग क्या बोलते हैं, nostrils, तो अलग वर्डिंग है, थोड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। The air passing through the nostrils, ठीक है, is filtered by the fine hairs। बच्चों ये जो nostrils हैं इनके अंदर छोटे छोटे बाल हैं, हेयर्स हैं, क्यों होते हैं, उनकी ये वजह है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बाल होना क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा, उसकी हर एक चीज के पीछे एक वजह होती है। नाक में होता है ताकि वो जो हवा है, जो डस्टी हवा है, हवा के अंदर बहुत सारे प्रदूषण होता है, मतलब गंदगी, पोल्यूशन होता है, उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, फिल्टर मतलब फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है। द पैसेज इज आल्सो लाइन्ड विद द म्यूकस। अब बच्चों ये जो नॉस्ट्रल्स है इसके अंदर नोजे टाइप की निकलती हैं, वो उसका भी एक वजह है। हाँ, इस बॉडी में होने वाली हर एक चीज के पीछे एक वजह है। ठीक है, तो उसके लिए होता है म्यूकस, वो म्यूकस होता है बच्चों, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन या फिर उसमें प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस टू द थ्रोट। अब बच्चों हवा यहाँ से कहाँ जाती है, थ्रोट में, बच्चों यहाँ थ्रोट में जाती है, ठीक है, इनटू द लंग्स, उसके बाद में जाती है यहाँ पर लंग्स में, यहाँ पे होते हैं लंग्स और यहाँ पर होते हैं अपनी लंग्स में चले जाते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। बताइए ये चीज आपने कभी देखी, ये चीज, ये कार्टिलेज होती है, ये रिंग्स टाइप में होती है, ठीक है, इनको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, दिस इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट क्रॉस। बच्चों एक पाइप होती है, सपोज करिए नाक है, ये अंदर जा रही है पाइप,
पाइप आपको नहीं लगता पाइप है उसको दबा दो वो तो पिचक जाती है, ठीक है, दब जाती है, तो फिर ये भी दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, इनमें होता है कार्टिलेज जो कि हार्ड होती है, वो इसको पिचकने नहीं देती, पचकने नहीं देती, दबने नहीं देती, ठीक है। और ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक, ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है, लोगों को सारी चीजें ध्यान देनी है ना। तो मोर टू नो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोर टू नो की और क्या जानना रह गया है, इतना तो जान ही रहे हैं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीडीज, हुक्का, गुटखा। बच्चों इन सारी चीजों को आपको क्या समझाना, सिगार, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, ठीक, सारी चीजें सबको पता है, ठीक, आपको भी पता है। आप चाहे इनको डायरेक्ट ले लो या इनका कोई प्रोडक्ट खा लो, ठीक। यूज ऑफ टोबैको इज मोस्टली अफेक्टेड द टंग। बच्चों जो टोबैको होती है, हिंदी में इसे तंबाकू कहते हैं, उसको खाने से हमें सबसे पहले फर्क पड़ता है टंग पे, जीभ को हमारी सबसे पहले फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में लंग्स, फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है लंग को, फिर उसके बाद में हार्ट को, फिर उसके बाद में लिवर को। स्मोकलेस टोबैको मतलब स्मोकलेस समझ रहे हैं, जो टोबैको तंबाकू होती है जैसे पीट की, शायद उसको हिंदी में पिटनी कहते हैं कुछ ऐसा ही, तो वो खाते जब है मतलब उसमें तो स्मोक नहीं होता है, कोई धुआं नहीं निकलता, वो तो नॉर्मली खाई जाती है ना। उसमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो क्या करता है, हार्ट अटैक करवा सकता है, स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं, पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, और सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि माउथ कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, ठीक है, लंग कैंसर हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, ओरल माउथ का सबसे ज्यादा टोबैको से अगर कुछ हो सकता है तो वो माउथ का, और बहुत लोगों के होता है, करीब करीब आप मान के चलो 100 में से करीब करीब 70 से 80 लोगों के माउथ कैंसर होता ही होता है, ठीक है, उनको दिक्कत होती ही होती है, ठीक। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है, से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। बच्चों मोरल साइंस, मोरल ज्ञान दिया जा रहा है आपको, टोबैको मत खाइए, बुरी चीज है, ठीक। आप बच्चों रेस्पिरेशन, जो चीजें मैं अपने ऊपर समझा रहा था वो मैं अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक, मेरे पे क्या ही समझोगे। ये हो गया बच्चा अपना नॉस्ट्रल्स, ठीक, ये अपनी हवा पास हो गई, ये है अपनी कार्टिलेज, ठीक, ये डिटरमिन करते हैं कि ये जो पाइप है ये आपस में सिकुड़ न जाए, ठीक, ये यहाँ से हवा गई, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई लंग्स में, ठीक, लंग्स में। हो गया वही, ठीक, ये लंग्स में चली गई। वैसे तो इस डायग्राम को बस आप समझ लो, बाकी लेवलिंग करने के लिए आ सकता है, बनाना तो नहीं पड़ेगा आपको, लेवलिंग आप कर सकते हो। जैसे नो, ये सारी चीजें जब आप एकदम मन से पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे देखो नसल, नोजल पैसेज है, माउथ कैविटी, फायरनेक्स, लायरनेक्स, ठीक, उसके बाद में ये आ जाता है ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये आ जाते हैं लंग्स, ये आ जाती हैं रिब्स, हड्डियां, ये हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रोंक, ये मोटी टाइप की ब्रोंकाई, छोटी छोटी गोली टाइप की ये हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक। अब बच्चों बात करेंगे within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminates in balloon like structures which are called alveoli। बच्चों ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें आपने समझ ली हैं। alveoli, ठीक, छोटी सी होती हैं, गोल गोल alveoli होते हैं। alveoli provides surface area where the exchange of gases। बच्चों alveoli सबसे पहले तो यहाँ से हवा जब पास होती है तो वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में होता है alveoli। alveoli छोटी छोटी गोली टाइप की होती हैं। गोली क्यों होती हैं, गोली होने की जरूरत क्या है, फ्लैट क्यों नहीं होती, इसलिए गोली जब बन जाती है तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो alveoli जो हो जाती हैं तो उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाता है, ठीक है। वॉल्स ऑफ alveoli contain certain extensive network of blood vessels। बच्चों हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले क्या पढ़ा था, उस लार्ज इंटेस्टाइन उसमें विलाई होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसी में भी ब्लड वेसल्स होती हैं वॉल्स ऑफ alveoli में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने महसूस किया है, वी ब्रीद इन, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, मतलब हम लोगों की जो रिब्स हैं, हड्डियां हैं, वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक। उसके बाद में और जो डायफ्रैगम है, जो डायफ्रैगम, यहाँ पर एक डायफ्रैगम होता है, ठीक है, वो फ्लैटन हो जाता है, ठीक। और चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। और बच्चों जो चेस्ट की जो कैविटी यानी चेस्ट
की जो एक वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जैसे आप एक बार सांस लेके पूरा भर के ट्राई करके देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक। और बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। अब ये हवा कहाँ जाती है, ये जाके एल्वियोलाई में भर जाती है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो खून है यहीं पे सारा खेल इस एल्वियोलाई का है। एल्वियोलाई बहुत जरूरी चीज है बच्चों, आप ऐसे समझो, ये सारी चीजें भूल छोड़ो। आपने हवा ली, ठीक है, अंदर ली, वो धीरे धीरे करते ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक चली गई, ठीक है। उधर खून जो है पूरी बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसेस लेकर ना एल्वियोलाई तक पहुंच गया। हम लोग इधर से अपनी सारी अच्छी हवा ऑक्सीजन वाली लेकर पहुंच गए। अब एल्वियोलाई की सरफेस पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई, हम लोगों ने बाहर निकाल दी, ठीक, ब्रीथ आउट कर दिया, समझ गए, ऐसा होता है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body, released into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells, ठीक है बच्चों। और alveoli से सारी ऑक्सीजन जो होती है वो वापस से पूरी बॉडी में चली जाती है। During the breathing cycle, when the air is taken out, the lungs always contain a residual volume। अब बच्चों बात आपने इमेजिन करी है कि जैसे हमने एयर ली, ठीक, एयर छोड़ दी, तो आपको नहीं लगता एयर छोड़ने के बाद जो लंग्स है उनको तब जाना चाहिए, सिकुड़ जाना चाहिए? क्यों? वॉल्स हैं, उनमें हवा भर रही है तो फ्लैटन हो रहे हैं, हवा निकल रही है तो उनको तो चिपक जाना चाहिए, चिपकते तो नहीं। तो इसका मतलब है उनके बीच में हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम, एक लिमिट अमाउंट ऑफ जो एयर है वो हमेशा होती है, ताकि उनकी जो वॉल्स है वो ऐसे रहें। ऐसे हो जाती हैं, फिर ऐसे हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। सोचो लंग्स ही आपस में डैमेज हो गए, चिपक गए हैं, ठीक, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें अब आप देख रहे हो, हम लोग बोलते हैं कितने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को भगवान ने बनाया है, ठीक। यहाँ तो पढ़ने में दिमाग खराब हो रहा है, सोचो जिसने बनाया है वो बंदा कितना स्मार्ट होगा। ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, ठीक है। And the body size of the animals is jar diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivering to all parts of the body, ठीक। अब बच्चों इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ेगा, मैमल्स यानी कि हम लोग सोचिए एक 6 फुट का इंसान है, एक 3 फुट का इंसान है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक। तो वो सिर्फ अपनी ऑक्सीजन की जो उसको लिमिट ऑक्सीजन चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी उसको चाहिए, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं कर सकता। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ठीक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen। अच्छा, हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। हीमोग्लोबिन पे इनफेक्ट आते भी हैं क्वेश्चन, तो हीमोग्लोबिन को जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक। क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन को मार्क कर लेते हैं। which has a very high affinity for oxygen। The pigment is present in the red blood corpuscle, ठीक है। अब ये पिगमेंट होते कहाँ हैं हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को चिपका लेते हैं, वेरी हाई एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन देखा नहीं आओ चिपक जाओ, ये वाला सीन रहता है इनका ऑक्सीजन के लिए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अब जो CO2 है, ठीक, CO2 जो है बच्चों वो सॉल्युबल होती है पानी में ज्यादा, ठीक, सॉल्युबल, तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, ठीक। अब बच्चों बॉक्स दिया है, बॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन कभी कभी यहीं से बनते हैं। इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, बच्चों एल्वियोलर मतलब एल्वियोलाई का जो सरफेस है वो स्प्रेड आउट हो गया, इट वुड कवर्ड अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक अगर एल्वियोलाई सपोज करिए हजारों की संख्या में एल्वियोलाई होती है, तो एक एल्वियोलाई अगर इसको हम लोग स्प्रेड करें, ठीक, स्प्रेड करें तो उसकी एरिया करीब बनती अगर है, इफ द एल्वियोलर सरफेस, एक नहीं सारी एल्वियोलर, ठीक, उसको बनते 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर का बनता है जाकर अगर हम लोग सारी एल्वियोलाई जितनी है उसको फ्लैटन कर दें, उसको स्प्रेड कर दें, ठीक। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया फॉर बॉडी? सोचो बच्चों एल्वियोलाई का इतना बनता है जाकर 80 मीटर स्क्वायर, तो पूरी बॉडी का कितना होगा सारी, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर,
What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कौन से एडवांटेज होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के मुकाबले? ऑब्टेनिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। पहली चीज बच्चों, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो हम लोग हवा में सांस लेते हैं, तो हम लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाती है नॉर्मली। उन लोगों में पानी में कम होता है ऑक्सीजन, उनको थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, उनको थोड़ा एफर्ट डालने पड़ते हैं और अलग अलग प्रोसेस भी करने पड़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाता है ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद में हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को चिपका लेता है, पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, अलग प्रोसेस है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, इसकी तो अलग वीडियो बनेगी। What are the different ways? What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various? ग्लूकोज की बात करिए बच्चों, ग्लूकोज 3 टाइप, पहला तो उसमें पायरुवेट बनेगा जाकर, हम लोगों ने जैसे बात करी थी साइटोप्लाज्म में पायरुवेट से बनता है जाकर अपना इथेनॉल बनेगा, ठीक। उसके बाद में CO2 बनेगा और क्रैम्प से जब मसल्स में हो जाते हैं तब अपना लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, वहां से एनर्जी मिलती है। हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बात करी डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच्ड होती है आरबीसी में, ठीक। सारी चीजें यहाँ पर ऐसे दी गई हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहले बच्चों अल्वियोलाई होती है, वो सर्कल के फॉर्म में गोल टाइप की होती है, तो उनकी जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाती है, ठीक। इस तरीके से सारी बातें करी गई। बच्चों यहाँ पर अपने हम लोगों ने सारी अच्छे तरीके से जो है रेस्पिरेशन को पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता आपको रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने रेस्पिरेशन टॉपिक जो है 5.3 उसे अच्छे से कवर कर लिया है। मुझे लगता है आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, आप जस्ट उसका पेज नंबर और लाइन नंबर मेंशन कर देना। मैं अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सारे डाउट्स कवर कर दूंगा, और या फिर उससे मैं कमेंट बॉक्स में ही जो है आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट कर देना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, एकदम बेस लेवल से आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है बच्चों। और हाँ, अपकमिंग टॉपर्स में अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही हमारी थोड़ी रीच बढ़ेगी और हमें अच्छा लगेगा अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें हमसे जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।